You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, बोलिए। सर आप जो पेपर्स अपलोड किए थे उसका आंसर की भी अपलोड कर हाँ, दीजिए ना, कल मैं दिए थे तो उससे पहले मैं तो। अभी करता हूँ बच्चे। एक्चुअली अपलोडेड है, शेयर कर देता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ, बोलिए। सर आप एक डाउट सेशन रखेंगे क्या, क्योंकि कल पेपर है तो कुछ कुछ डाउट्स थे। डाउट सेशन रख सकते हैं, लेकिन वही है कि अभी मतलब शाम को 11th क्लास मतलब 12th की क्लास होती है, तो शाम को तो नहीं हो पाएगा। दोपहर में 1 से 3 के बीच में डाउट सेशन हो सकता है, या फिर अभी क्लास, लेकिन अभी क्लास के एंड में भी नहीं होगा। देखते हैं अभी क्लास का थोड़ा कंटेंट करके फिर उसके बाद डाउट्स कर लेंगे। अगर डाउट्स ज्यादा होंगे तो अभी डाउट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। मैं पहले आंसर की शेयर कर देता हूँ सारे के। पेपर 1 का आंसर की आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। 2 से मैं शेयर कर देता हूँ।
देखिए अभी तो अपने सारे शेयर किए हैं। ये 5th वाला भी शेयर हो गया। अभी दिख जाएगा आप लोग को, एक बार देख लो। जो भी डाउट्स है वो निकाल लो, और लगे तो अभी ज्यादा होंगे तो अभी डाउट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फिर शाम को अपने पास टाइम नहीं है। शाम को 11th की क्लासेस, 12 की क्लासेस होती हैं, और उनकी क्लासेस 11 बजे तक होती हैं, तो उसके बाद तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। दोपहर में 1 से 3 का थोड़ा टाइम है। 1 मिनट मेरे को देखने दो आज क्या है शेड्यूल। वही 1 से 3 का थोड़ा है, डाउट का रख सकते हैं अपन वही उस पॉइंट्स में। कितने डाउट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग रखेंगे। 2 से 3 आज रख सकते हैं दोपहर में, अगर आप लोग फ्री होगे तो। बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, कल टेस्ट हमको लगता है इसलिए। जब तक बाकी बच्चे आते हैं, आप लोग अपने डाउट्स अभी ही पूछ लो ना। अभी ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर दो। मैं जब तक क्योंकि अभी सिर्फ 11 बच्चे आए हैं, कुछ और बच्चे आ जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। नहीं आएंगे तो भी डाउट ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ बोलिए। सर वो जो ग्रुप में क्वेश्चन आया था ना जिसका आंसर 3√2 आया था, वो एक और बार एक्सप्लेन करेंगे? कौन सा 3√2? सर जो आप बोल रहे थे कि डायग्राम ड्रॉ करके करना है। सर वो क्वेश्चन जो मैंने पोस्ट की थी ना, वो वाला आद्या पूछ रही है। ओके। हाँ सर। रेनमैन प्रॉब्लम। हाँ सर वो वाला ही जो नितिन अरे बताया। देखो, रेनमैन प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन हो, तुम लोग उसका ग्राफिकल मेथड जब तक नहीं कोशिश करोगे तब तक तकलीफ आएगा। क्वेश्चन का एक एक स्टेटमेंट पढ़ो और वेक्टर्स बनाते जाओ, तब जाके ही वो क्वेश्चन को हम रियलाइज कर पाएंगे। ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और वैसे वैसे कर रहा हूँ जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो टू ए मैन वॉकिंग एट, तो मैन की वेलोसिटी हमने हमेशा बताया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन कैन बी लाइक दिस और दिस। मैन या तो लेफ्ट या राइट ऐसे ही जाता है। जब भी वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर बनेगा तो ऐसे टाइप से ही कुछ बनेगा। तुम कोई भी एक डायरेक्शन चूज कर सकते हो। हमने एज्यूम कर लिया कि ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। दिस इज vm। द रेन appears to fall vertically। appears to fall का मतलब होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी है ये। उसके लिए एक वेक्टर बना देंगे। कितना बड़ा बनाना है वी डोंट नो। We simply draw a vector velocity of rain
विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ये वेक्टर है, इसका लेंथ हम लोग को नहीं पता। इतने से ये दोनों जब डायग्राम ड्रॉ हो गया तो हमने कहा है कि तीन चीजें होती हैं, एक होता है वी आर, एक होता है वी एम, एक होता है वी आर एम। यही तीन चीजें आपस में रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूले से रिलेट होती हैं, दैट इज वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। अब हमको क्या क्या मिल गया है, हमको वी एम दिया हुआ है, हमको वी आर एम दिया हुआ है, तो इन दोनों के हेल्प से वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा ये हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम। तो ये दोनों वेक्टर को ऐड करना है। अब ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जो तुम जिससे ऐड करो, मैंने पैरेललोग्राम लॉ से ऐड किया, और पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के बाद हमको जो वी आर मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है, ये वी एम है, ये वी आर एम है। ये हमको नहीं पता, लेकिन इसका लेंथ पता है 3। अब ये दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो कायदे से तुमको इस तरह से ऐसे करके रिजल्टेंट निकाल लेना चाहिए। लेकिन रिजल्टेंट निकालोगे कैसे, तुमको इसका लेंथ नहीं पता, इसलिए इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो। दिस इज, ये जो इंटायर डायग्राम है ये हमारा वी आर है। वी आर का वैल्यू क्या होगा, वी आर का डायरेक्शन क्या होगा, ये अभी हम लोग को नहीं पता चलेगा। ये अगला जो स्टेटमेंट है उसको कंबाइन करेंगे, उसको यूज करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट वी शुड नो। अब उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, when he increases the speed to 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा, स्पीड को ही 6 किलोमीटर पर आवर कर रहा है, मतलब नया जो वेलोसिटी है उसकी, उसको एक वेक्टर बना दो ऐसा, लाइक दिस। उसका डबल करना है, उसका डबल कर दो, 6 किलोमीटर पर आवर, और इसकी नई वेलोसिटी है वी एम, इसको डैश लगा देते हैं बाद वाले के लिए। It appears to meet him at an angle 45 degree with the vertical, यानी कि अब जो हमको वी आर एम दिख रहा है वो 45 डिग्री पर दिख रहा है। ऐसा कैसे पता चला ऐसा, इसको ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे सीधे वी आर एम जो नया वेक्टर है उसको निकाल लो, तो वी आर माइनस वी एम डैश। अब ये हमको निकालना है, हमको वी आर पता है, ये जो रेन की वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये वेक्टर एज इट इज रहेगा, और उससे वी एम को माइनस करना है। वी एम को माइनस कैसे करोगे, ये हमारा 3 है, ये अननोन है, और निगेटिव माइनस करने का मतलब कि अपोजिट वेक्टर ऐड करना, अपोजिट वेक्टर ऐड कर दिए। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री पर है, ये समझ में आ रहा है, ये 6 है। तो सबसे पहले तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा 3, और ये अननोन है। तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री होना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो रिजल्टेंट है ये 45 डिग्री पर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये और ये आपस में बराबर हो, तभी रिजल्टेंट बीचों बीच पास करता है। यानी कि अगर ये 3 है तो इसको भी 3 होना पड़ेगा। 45 डिग्री के एंगल पर जा रहा है रिजल्टेंट, यानी वी आर एम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ये चाहिए जो भी, दोनों 45 डिग्री होंगे। तो यहां से हमको पता चलता है कि अननोन लेंथ जो था वो 3 था, और अननोन लेंथ को 3 यहाँ पुट कर देंगे, तो अब हम रिजल्टेंट निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ रेन
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए तैयार हैं, 3 और 3 ये हो जाएगा 2 और 3√2 किलोमीटर पर आवर। और एंगल भी अगर पूछा जाए तो 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ये हमारा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ रेन था, ये पता चल जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. आज बच्चे कम दिख रहे हैं, तुम लोग अगर चाहो तो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वो बेटर होगा। दोपहर का कोई ठीक नहीं है, टाइम मिले ना मिले, वैसे कल टेस्ट है, सिलेबस का कोई ज्यादा इशू नहीं है, वो कल भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए बताइए क्या क्या डाउट्स हैं। 5 पेपर के आंसर कीज हमने शेयर कर दी है, तो अगर कोई पेपर में भी डाउट हो कि सर ये वाला पेपर में ये वाला क्वेश्चन, तो वो भी अपन शेयर कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 ऐसे करके सिक्वेंसली तुम लोग पूछ लो, या खुद का कोई डाउट है तो उसको पोस्ट कर दो। मैं पेपर ओपन कर लेता हूँ। मैं पहले पेपर 1 ओपन कर रहा हूँ। पेपर 1 में अगर है डाउट में तो वो पहले पूछ लो आप लोग। देखिए ओके, एक क्वेश्चन है, अ मैन होल्डिंग अ फ्लैग। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस हमको लग रहा है आप लोग को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के हैं, और वो भी रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। नो डाउट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चन तुम लोग डिस्कस करोगे ये आसान होता जाएगा। सब लोग देखिए, ग्रुप में एक क्वेश्चन अभी उन्नति ने डाला है, अ मैन होल्डिंग अ फ्लैग is running in northeast direction with a speed 10 meter per second. Normally ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है ये डायरेक्शन। एक चीज जो अपने को समझ में आनी चाहिए, मान लो तुम्हारे हाथ में फ्लैग है, ठीक है, और तुम नॉर्थ की तरफ दौड़ रहे हो। विंड का एज सच अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, विंड रेस्ट में है। जस्ट एज इन दिस, विंड इज एट रेस्ट, विंड इज एट रेस्ट, और तुम नॉर्थ की तरफ दौड़ रहे हो। सोच के बताओ कि तुम्हारा जो फ्लैग है वो किधर होस्ट होगा। इन विच डायरेक्शन द फ्लैग इज गोइंग टू होस्ट। कभी झंडा लेके चले नहीं हो गाड़ियों में या कहीं पर भी, जब हम झंडा लगा देते हैं और जब गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है तो झंडा किस डायरेक्शन में हो रहा होता है? वेस्ट। अरे वाह, कोई नहीं। backwards. बैकवर्ड, ये चीज तुम लोग ध्यान नहीं दिए लगता है।
जब भी गाड़ी आगे जाती है तो फ्लैग पीछे की तरफ होस्ट कर रहा होता है। ये तब की बात है जब कोई विंड में वेलोसिटी नहीं हो। लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट वाइज समझना हो कि ये फ्लैग होस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना है, मैं लिख देता हूं यहां पर, द फ्लैग is going to host in the direction of velocity of wind with respect to us or with respect to moving body। ये पूरा स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो ध्यान से देखो। जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं और विंड रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू अस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अस। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हुआ। अब विंड तो मूव कर नहीं रहा, उसमें से अपनी वेलोसिटी को अगर माइनस करेंगे मतलब नेगेटिव वेक्टर, यानी कि ये जो वेलोसिटी है ये साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। मान लो कोई चीज चल नहीं रही और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिए वो पीछे की तरफ जाएगा ना। ट्रेन में हम बैठे हुए होते हैं और ट्रेन आगे की तरफ जा रही होती है, तो हमारे लिए जो सराउंडिंग की सारी चीजें हैं वो पीछे जाती है ना। हाँ उसी सर। तरीके से जब हम कोई भी मूविंग बॉडी पर मूव कर रहे हैं, तो विंड की जो वेलोसिटी है उस मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में फ्लैग होस्ट होगा। ये अपने को एज ए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पर a man is holding a flag is running in north east direction, मतलब उसकी खुद की वेलोसिटी नॉर्थ है, एक वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मैन का ऐसा बना दो 45 डिग्री पर, और ये वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 5√2। अब विंड रेस्ट में नहीं है, विंड की भी वेलोसिटी है कितनी, 5√2 ईस्ट डायरेक्शन। ये वेलोसिटी ऑफ विंड है और ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। और हमने क्या कहा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग बॉडी, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यही हम लोग को निकालना है। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब कायदे से वेक्टर्स अगर ड्रॉ किए जाए तो वेलोसिटी ऑफ विंड को तो एज इट इज रख लेना है, और वेलोसिटी ऑफ मैन इसका निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। तो पहले नॉर्थ ईस्ट में था, अब साउथ वेस्ट में हो जाएगा ये, इसके अपोजिट। और हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं, एंगल 45 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच द फ्लैग विल फ्लटर। तो फ्लैग विल फ्लटर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 10 है और ये हमारा 5√2 है। तो आप क्या करो, इसके कंपोनेंट्स ले लो। कंपोनेंट लेना ज्यादा सिंपल है। ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये दोनों के कंपोनेंट क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 10 cos 45, ये हो जाएगा 10 sin 45। 10 cos 45 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 5√2 के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये जो वेक्टर्स हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे, 5√2 5√2 5√2, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये हमको नेट स्पीड का मतलब नहीं होता। फ्लैग वाले क्वेश्चन में नेट रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, दिस डजंट मीन एक्चुअली, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका डायरेक्शन मैटर करता है। इसका डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, मतलब फ्लैग विल होस्ट इन साउथ डायरेक्शन, फ्लैग विल फ्लटर इन साउथ डायरेक्शन।
आई बात समझ में? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, और हमको हमेशा डायरेक्शन के बारे में सोचना है, ना कि मैग्नीट्यूड। फ्लैग वाले क्वेश्चन में तो यही करना होता है। और कोई क्वेश्चन? पेपर के क्वेश्चंस नहीं है? इतने सारे क्वेश्चन हमने शेयर किए, इसलिए कि तुम लोग को कुछ डाउट्स होंगे तो डिस्कस हो जाएंगे। देखो, एक और क्वेश्चन है, ग्रुप में भी पोस्ट हुआ। Ball is projected with velocity 20√3 meter per second at an angle of 60 degree with horizontal. The time after which the velocity vector will make an angle 30 degree with horizontal. ये हमसे टाइम पूछ रहा है। तो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमने आपको निकलवाया है। क्या होता है? ये सब बेसिक सवाल है। अगर हमने किसी बॉडी को किसी एंगल पर थ्रो किया है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा और ये है u, हम लोग कंपोनेंट्स में इसको तोड़ देते हैं। ये होता है हमारा u cos थीटा और ये होता है हमारा u sin थीटा। और एक्सेलरेशन हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो v इनिशियल, इसको लिखा जा सकता है u cos ऑफ थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। लेकिन आफ्टर टाइम t वेलोसिटी अगर हमको लिखनी हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, ये रिमेन एज इट इज u cos ऑफ थीटा, और ये जो कंपोनेंट है इसको u sin थीटा माइनस gt, ये होता है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि wall is projected with initial velocity 20√3 angle 60 degree with horizontal, ठीक है। The time after which velocity will make an angle 30 degree with horizontal. अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो वेलोसिटी है ये कितना एंगल बनाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा tan अल्फा, और ये हमेशा होता है vy अपॉन vx। तो vy क्या है? u sin थीटा माइनस gt डिवाइड बाई u cos थीटा। ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। अब जो वैल्यूज है उसको हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 20√3 का वेलोसिटी है 20√3, ये एंगल है 60 डिग्री, तो कॉस ये हमारा हो जाएगा 10√3, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 30। यानी कि जो कंपोनेंट्स हमको मिल रहे हैं, ये कंपोनेंट है 30 और ये कंपोनेंट है 10√3। ये इनिशियल वेलोसिटी। अब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी है वो निकल जाएगा,
और सीधे मैं tan अल्फा पुट कर रहा हूँ tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि एंगल बाद में 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा 30 माइनस GT डिवाइड बाई 10√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 पुट कर दो, तो 30 माइनस 10t, जी का वैल्यू 10 पुट कर दिया 10√3। अब यहाँ से 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 10t। अब इसको सॉल्व करोगे 30 इधर आएगा तो -20 इज इक्वल टू -10t। ये हमारा आ जाएगा 2 सेकेंड्स। इसको करने के और भी तरीके हैं। ये हो गया एक तरीका, ये समझ में आ जाए तो एक और तरीका बता सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, ये चीज अपने को समझ में आना चाहिए। वहां से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ये सॉल्यूशन जो दिया है वो समझ आ गया। कनक बच्चे, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए अभी एक बच्चे ने पोस्ट किया है। A particle is projected from the ground at an angle theta with horizontal with some velocity. At any point B on the trajectory of the particle, the angles subtended by OB and BC with horizontal is 30 and 45 degree respectively. The angle of projection, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्वेश्चन अगर हमने पता नहीं याद है नहीं कराया है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan थीटा। जैसे इसका प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे अभी। मान लो ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, और किसी प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया और इस तरीके से वो लैंड कर रहा है। अब कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमने इसको ज्वाइन किया, ये एंगल है अल्फा, इसको ज्वाइन किया, ये एंगल है बीटा, और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर ये है थीटा, तो इनका आपस में रिलेशन होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये रिजल्ट होता है। अगर ये डायरेक्टली तुमको याद हो तो तुम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं पहले सॉल्व करके आंसर निकाल देता हूँ, फिर इसको प्रूव कर लेते हैं। तो tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा ही हम लोग को निकालना है। tan 30 डिग्री हो जाएगा वो √1/√3
प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से ये 1 प्लस √3 बाई √3 दैट इज इक्वल टू tan थीटा, tan इनवर्स दिस होल थिंग √3 प्लस 1 बाई √3। अब ये आता कैसे? तो यहां पर ये हाइट h है सपोज, और ये रेंज है r, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस को कुछ देर के लिए x ले लो और ये रेंज r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r माइनस एक्स, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो हम लोग लिखते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं उसके। y इज इक्वल टू, एक तो होता है x tan थीटा माइनस हाफ gx² डिवाइड बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। हमको अभी इसी की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। अब हम अल्फा और बीटा, ये tan अल्फा और tan बीटा निकाल सकते हैं क्या? देखो तो ये जो हाइट है h, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, अगर हमने इस साइड को h ले लिया और ये इसको x ले लिया तो ये हो जाएगा x, h। तो यहां से तुम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करोगे तो y की जगह लिखना पड़ेगा h x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। और अगर हम लोग tan अल्फा और tan बीटा निकाल दें, देखो tan ऑफ अल्फा हमारा हो जाएगा h बाई एक्स, और tan बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h बाई आर माइनस एक्स। अब इन दोनों को अगर ऐड करें, सी सिंपली tan अल्फा और tan बीटा को ऐड कर दो, tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो h कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई आर माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू h r माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई x इंटू r माइनस एक्स। ये x कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा h इंटू r डिवाइड बाई x माइनस r माइनस h, सॉरी x इंटू r माइनस h। ये हमारा एक्सप्रेशन है। और ये किसका है? tan अल्फा प्लस tan बीटा का। हमारे पास y का एक एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें तो ये जो एक्सप्रेशन, इसमें tan थीटा को एक तरफ कर लो, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करो, तो ये होगा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन r, ऐसा कुछ होगा। अब ये r को अगर हम नीचे लेके चले जाएं, देखो यहाँ पर एक्चुअली ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हो रहा है, इसमें ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। तो r से डिवाइड करना पड़ेगा, x r माइनस h होल डिवाइड बाई r, ऐसा करना पड़ेगा। अब r को अगर अंदर ले लोगे तो 1 माइनस h बाई r का टर्म, कुछ गड़बड़ हुआ है, एक मिनट।
tan अल्फा h by x, tan बीटा h by r माइनस x। ठीक है, ये r माइनस x है ना बच्चे, ये x है, r माइनस x। थोड़ा अच्छे से लिख लो, हमने उसको h कर दिया लिखने में। ये डायरेक्टली यहां से टर्म सेम हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा h इंटू आर डिवाइड बाई एक्स, आर माइनस एक्स। अब r से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा h, ऊपर में एक h बचेगा, x r माइनस एक्स होल डिवाइड बाई r, और इसी को लिख सकते हैं h x इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन r, दोनों से डिवाइड होगा ऐसा कुछ। और ये चीज जो है यही हमारा tan थीटा होता है। ये देखो tan थीटा यहाँ से निकल रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी से। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये हम लोग को एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए कर दिया ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी एंड ऑल का। इस क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट, और बताइए क्या डाउट है? एक बच्चे का क्वेश्चन है, नेट को क्या हो गया समझ नहीं आ रहा, जस्ट वेट। A ship is moving westward with a speed 30 km per hour and ship B 100 km south of A is moving northward with a speed of time after which the distance between them becomes shortest is। ये देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये भी आपको सिखाया गया है। इसमें जो डायग्राम है पहले वो ड्रॉ करना है स्टेटमेंट को पढ़ के। ये सारे रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन है और ये ट्रिकी होते हैं, इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत आसान होते हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चन के डिस्कशन को देखो। A ship A is moving towards west with speed 30 km per hour। तो एक शिप है यहाँ पर बनाओ और ये वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर से। एंड a ship B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, ये हमारा ए शिप, ये हमारा शिप ए है और इसके से 100 किलोमीटर साउथ मतलब नीचे कहीं, ये कहीं हमारा ये बी शिप है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर। मूविंग नॉर्थवर्ड विद 40 किलोमीटर, इसकी वेलोसिटी दी गई है नॉर्थ डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। किसी एक पर दो बॉडी जब मूव कर रही होती हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए हमको ए पर बैठ के बी को या फिर बी पर बैठ के ए को देखना होता है, यानी कि वी रिलेटिव को निकालना पड़ेगा। किसी पर बैठ के देख सकते हैं, तो हम लोग ने बी पर बैठ गए, बी पर बैठ गए, बी पर बैठोगे तो यहाँ पर ऐसा एक आई का फिगर बना देते ताकि पता चले कि हम यहाँ से देख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, यानी कि जहां पर बैठते हैं उसकी निगेटिव वेलोसिटी अगले को ऐड करते हैं
तो यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 40, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बी को ए वैसा ही जाता हुआ दिखेगा, इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकाला जा सकता है। दिस लेंथ is 30, this length is 40, तो this angle अल्फा, tan अल्फा अगर करोगे तो ये हो जाएगा 30/40, तो अल्फा यहां से आ जाएगा 37 डिग्री। अब क्या करना होता है, बी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। मिनिमम सेपरेशन तो तभी होगा जब वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस डी, दैट इज द मिनिमम सेपरेशन। ये कितना हो जाएगा, तो 100 साइन अल्फा, साइन अल्फा हमारा 37 है, साइन 37 डिग्री 3/5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 60 किलोमीटर। अब ये जो पॉइंट है मैं इसका नाम दे देता हूं लेट से सी पॉइंट। जब बी पर बैठ के हम ए को देखेंगे तो ए हमको इसी ग्रीन लाइन पर जाता हुआ दिखेगा। किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी ए बी, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 30 और 40 90 डिग्री पर दोनों लग रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ये हो जाएगा 50। यानी कि इस डायरेक्शन में ही जाएगा विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। और एसी डिस्टेंस कितना है, जब वो मिनिमम सेपरेशन पर होगा तो उसके पहले उसको एसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। एसी डिस्टेंस है कितना, तो एसी का वैल्यू हो जाएगा 100 cos अल्फा, AC इज इक्वल टू 100 cos अल्फा, यानी कि 100 इंटू cos 37 हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। तो AC ये डिस्टेंस है 80 और इस तरह मूव कर रहा है वो 50 किलोमीटर के स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा 80/50, 8/5, 1.6। ये 8/5 ही ऑप्शन में दिया हुआ तो यही रहने दो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये चीज हमने बहुत टाइम देके इसको बताया था। यू सी द नोट्स, क्या करना होता है, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी में दो बॉडीज मूव कर रही हो तो अपने को किसी एक बॉडी पर बैठ के दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ऑब्जर्व करनी होती है, उसी का पाथ ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करना होता है और फिर उसी को प्रोसीड करना होता है। नेक्स्ट, हाँ बताइए सर राम। एक्चुअली एक क्वेश्चन था, उसमें एंगल जो है वो tan इनवर्स के फॉर्म में आता है, तो उसमें अगर रेंज कैलकुलेट करनी होगी तो आप एक बार वो रिवाइज करवा सकते हैं क्या? tan इनवर्स के फॉर्म में आता है मतलब नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन है एंगल की तो। बात, ओके सर, मैं क्वेश्चन का फोटो भेजती हूँ। देखो कोई भी एंगल tan के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका साइन और कॉस निकालना, यही तो बात है, उसमें कौन सा बड़ा बात है। अगर हमको थीटा, जो मैं समझ पाया हूं,
तुम कह रहे हो कि सर थीटा हमारा tan इनवर्स में दिया हुआ है, ये है tan इनवर्स लेट्स से 3। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा हो जाएगा tan थीटा 3 के बराबर, और रेंज के लिए अपने को sin थीटा cos थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। तो ये तो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया कि sin थीटा cos थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे जब हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इसको हमने मैथमेटिक्स में, जब बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे थे उसी समय ये सब बताया था कि अपने को जब भी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो और बाकी के निकालने हो तो अपने को क्या करना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है और किसी एक एंगल को थीटा असाइन कर देना होता है। अब ये tan थीटा 3 है, इसका मतलब 3/1 है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तभी हम tan थीटा को 3 बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3² + 1 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ये हो जाएगा √10। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स पता है, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 3/√10, cos थीटा क्या हो जाएगा 1/√10। अब तुमको जो निकालना है निकाल लो। हाँ बोलिए। देखो एक क्वेश्चन है, किसी हाइट से सर सर फिर इस क्वेश्चन में वर्टिकल के साथ एंगल कैसे निकालेंगे? वर्टिकल के साथ मतलब ये वाला एंगल? हाँ, अच्छा सर समझ गया। वर्टिकल के साथ एंगल तो क्वेश्चन पूरा देखने पर समझ आएगा ना। आप जो कह रहे हो कि हमको tan थीटा गिवन है, वो tan इनवर्स के टर्म्स में, तो रेंज वगैरह कैसे निकालेंगे? मुझे लग रहा एक्चुअली है यही। क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दी हुई है, उसमें से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स में आई और बराबर। उसमें सब क्वेश्चन था कि वर्टिकल के साथ एंगल क्या है, रेंज और पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वाई डायरेक्शन क्या है। एक बार वो क्वेश्चन पूरा शेयर करोगे तो यस हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार वो शेयर करो। और ये देखिए, फिगर शोज अ पार्टिकल थ्रोन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री with horizontal from the top of a building 40 meter high, then horizontal range of the projectile। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ये जो हाइट है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है, एंड दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री अपने को, और ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट निकालने हैं। ये हो जाएगा 20 cos of 30 डिग्री 20 into √3/2 10√3, और ये हो जाएगा 20 sin 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10। यानी कि द क्वेश्चन विल रिड्यूस टू, एक बॉडी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 10 और इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10√3 और ये हाइट है 40 मीटर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा पूरा मोशन ग्रेविटी हम लोग कैरी करते हैं। तो टाइम ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होगा वो वही फॉर्मूला u प्लस √u² प्लस 2gh अपॉन g। ये हमने मोशन ऑफ ग्रेविटी में किसी हाइट से ऊपर की तरफ फेंकने पर फॉर्मूला टाइम ऑफ लाइट का ही हमने लिखवाया है आपको, इसमें यूज कर लो। u की जगह वर्टिकल कंपोनेंट 10 आएगा, यहाँ पर 10² प्लस 2 इंटू 10 इंटू 40 डिवाइड बाई 10। ये 10 प्लस हुआ, सॉरी ये 10 मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये 10 प्लस है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस ये हो जाएगा रूट के अंदर 100 प्लस 800 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 900, रूट लेंगे 30, तो 10 प्लस 30 अपॉन 10 4 सेकेंड्स।
टाइम हमारा आ गया 4 सेकेंड्स। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण वो 4 सेकेंड्स तक आगे आगे जाएगा। ये होती है रेंज। तो रेंज हमारा हो जाएगा 10√3 इंटू 4 40√3। आई बात समझ में? एक्चुअल पाथ इसका ये नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर जाके होगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर भी वेलोसिटी दी गई है, तो ये कुछ ऐसा ऐसे आएगा। कौन? हाँ, इफ ट्रेजेक्ट्री equation of projectile at a planet is this, then they find the angle of projection with horizontal। ये हमारा दिया हुआ है। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है किसी भी प्लैनेट पर 400x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने कुछ देर पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको बताई थी, एक्स tan थीटा वाला। तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में रिलेवेंट बोल रहे हो ना? यस सर। y is equals to 400x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था, y is equals to ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्या करते हैं हम लोग? ए एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ताकि 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए एक्स, और ये एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो, और इसको ए एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई ए बाई बी ऐसे लिख सकें। और इसी को रिलेट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, y इक्वल्स टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, और डायरेक्टली रिलेट कर देते हैं। ये हमारा हो जाता है tan थीटा, और r हमारा हो जाता है a बाई बी। तो इसमें भी कुछ वैसे ही करना है। a का वैल्यू दिया हुआ है 400, b का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो 400x को कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 400x। एक एक्स एक्स जाएगा, और हो जाएगा 400x 1 माइनस एक्स बाई 400। अब ये x के साथ जो कोएफिशिएंट में है, ये हमारा tan थीटा है। tan थीटा हमारा 400, रेंज ये हमारा 400। अब थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 400। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। रेंज हमारा मिल गया। मैक्सिमम हाइट अगर निकालनी हो तो h बाई आर tan थीटा बाई 4 होता है। तो h बाई आर है 400 इज इक्वल टू tan थीटा 400 बाई 4। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट भी प्रोजेक्टाइल की निकल जाएगी, 400 इंटू 100। इस तरीके से बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ एंगल निकालने का बात हो। Find the horizontal range of the projectile. Find the position of projectile in y direction at x is equals to 2. x is equals to 2 में y का मतलब find the position of projectile in y direction at x is equals to 2। यानी कि ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें x का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो y जो आएगा वही है जो लास्ट 13th वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? y का वैल्यू निकालना है। जस्ट पुट द x एज 2 वैल्यू पुट करोगे तो 800 माइनस 4, ये डायरेक्टली 796 आ जाएगा। 14th वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व एट x इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50 पर स्लोप क्या होगा? तो स्लोप क्या होता है? y वर्सेस x, अगर हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dy बाई dx। dy बाई dx ये होता है स्लोप। अब हमारा इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल टू 400x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले dy बाई dx निकाल लो।
dy by dx हो जाएगा 400 माइनस 2x। और कहां पर निकालना है, तो x 50 है जहां पर, तो पुट कर दो x 50 का वैल्यू, स्लोप एट x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा 400 माइनस 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 300, सॉरी 400 माइनस 100, ये हो जाएगा 300। दिस इज द स्लोप। तो ये हमारा 14th वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ वर्टिकल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ वर्टिकल। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या है उसका मतलब। अगर कोई एंगल ऐसा दिया गया है, ये वैल्यू हमारा है थीटा, और तुमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, तो ये एंगल अगर मैं 90 माइनस थीटा कहूं तो क्या होगा इसका वैल्यू, 90 माइनस थीटा ही तो है। और जितने भी एंगल दिए हुए हैं वो सब tan में दिए हुए हैं, तो वर्टिकल के साथ तो हमारा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो तुम इसका अगर tan निकालोगे, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है cot थीटा, और इसको हम लोग 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा का वैल्यू है 400, तो 1 बाई 400, तो 90 माइनस थीटा, इसको नाम दे देते हैं अल्फा, जो भी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई 400। सिंपल। आई बात समझ में? यस सर। इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर सारे पार्ट्स अगर कर लेते हो तो कल के पेपर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो इससे आएंगे ही। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया ना, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर वाला, इससे 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, गारंटीड है। तो ये पूरा एक एक पार्ट इसका अच्छे से देख लेना। इससे मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, हमने जब इसको डिस्कस कराया था क्लास में स्टार्टिंग टाइम में, तो हमने रेंज के साथ मैक्सिमम हाइट भी निकलवाई थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह सब, तो वो जितनी भी चीजें हम निकाल सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट। इसमें वैसे 4-5 पार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो काफी बढ़िया है ये। और बताइए। और कोई डाउट है? हाँ बोलिए। सर और अगर मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में निकालनी होगी तो क्या करना मैक्सिमम होगा? वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में, मैक्सिमम वेलोसिटी की मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब नहीं होगा, मैक्सिमम स्पीड का मतलब है मैक्सिमम तो, स्पीड। तो तो सर मैक्सिमम अगर स्पीड जब, मैक्सिमम स्पीड जब हम थ्रो कर रहे होते हैं उसी समय होती है, या फिर जब लैंड कर रहा होता है प्रोजेक्टाइल उस समय होती है। तो सर अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछा है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी है वो टिक करूँ कि नन ऑफ दिस टिक करूँ? नहीं, अगर वो मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है ना, तो वेलोसिटी में उसका मीनिंग जो है वो स्पीड से ही है, क्योंकि डायरेक्शन का मैक्सिमम से कोई लेना देना नहीं होता है।
मैक्सिमम वर्ड जो यूज करते हैं ये वैल्यू के लिए यूज करते हैं, और वैल्यू मतलब स्पीड। तो डेफिनेटली इनिशियल स्पीड या जब प्रोजेक्टाइल लैंड कर रहा होगा उस समय की स्पीड, ये दोनों मैक्सिमम स्पीड में काउंट हो जाएंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी में काउंट हो जाएंगे। ओके सर। और बताइए, आफिया कोई डाउट है? आध्या, हितिका, कनक, खुशी, तो वैसे ही बच्चे भी बहुत कम हैं, सब लोग लगता है IITs की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है। पेपर में अगर कोई डाउट हो तो बताओ, या आप लोग शेयर भी कर सकते हो ग्रुप में, मैं तुम लोग को आज सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा जल्दी जल्दी, अगर तुम लोग ने पोस्ट किया क्वेश्चन तो। लेकिन अभी क्या डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है, अगर तुम लोग अभी कुछ पूछना चाहते हो तो इट विल ऑलवेज गुड। कितने बच्चों ने 5 पेपर सॉल्व कर लिए ईमानदारी से, फिर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए? एनीवन? कोई नहीं? अच्छा, शुरू के 3 पेपर, ओके, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, गुड। कोशिश करो, आज भी प्रैक्टिस का टाइम है, इट्स नॉट लाइक कि अभी प्रैक्टिस खत्म, टाइम खत्म हो गया है। यू कैन ट्राई, अभी भी 2 पेपर और है, ट्राई कर लो। एक देखो, एक और क्वेश्चन है, the body moved along x and y axis according to the equation this, what is the trajectory followed by the body? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में जाएगा, क्योंकि तुम लोग मैथ्स नहीं पढ़ते, थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किए थे। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको क्या होगा, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है ये y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये होता है। प्रोजेक्टाइल में हम लोग x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालते हैं, और इसको एलिमिनेट करते हैं t को, ताकि y एज ए फंक्शन ऑफ x हो सके। तो कभी भी कोई भी बॉडी का अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बात आएगा तो x एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, दोनों को f मत लिखो, इसको gt लिख दो, क्योंकि अलग अलग फंक्शन होंगे, इसलिए इसको gt लिख दो। और यहाँ पर y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा ऐसा दिया जाएगा। बेसिकली हमको थीटा को एलिमिनेट करना है। यहाँ पर x का फंक्शन दिया गया है 2 sin थीटा, और यहाँ पर फंक्शन दिया गया है 3 cos थीटा। अब समहाउ हम लोग को थीटा को एलिमिनेट करना है, तो सबसे आसान तरीका थीटा को एलिमिनेट करने का होता है साइन थीटा निकाल लो, ये हो जाएगा x/2, और यहाँ से cos थीटा निकाल लो, ये हो जाएगा y/3, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, हो जाएगा x/2 का स्क्वायर प्लस y/3 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, यानी कि x²/4 प्लस y²/9। तो ये जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन रहा है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, x²/4 प्लस y²/9 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी कि इसका शेप जो होगा x में वो 2 तक जाएगा और y में 3 तक जाएगा, इसका शेप ऐसा होगा, इसको बोलते हैं इलिप्स। सर्कल को थोड़ा सा खींच दिया जाए तो जो शेप बनेगा उसको बोलते हैं इलिप्स। 3 इक्वेशन इस तरह से हम लोग को पढ़ने हैं, ध्यान से देखो कौन कौन से।
एक होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों के नीचे ए स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू 1। दोनों के डिनोमिनेटर में टर्म सेम है, यानी कि इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम एक सर्कल बनेगा जिसका ये पॉइंट ए, ये पॉइंट माइनस है, सिमिलरली ये पॉइंट 0, ए और ये पॉइंट 0, माइनस है, ऐसे हो जाएंगे। रेडियस इसका ए रहेगा बेसिकली और सेंटर ओरिजिन। अगर यही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाए जैसे इसके पहले बार आया था अलग अलग, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसका जो डायग्राम होगा, एक्स के नीचे क्या है ए, तो यहां पर ए तक जाएगा। वाई के नीचे क्या है बी, तो ये बी तक जाएगा। अब बी बड़ा है छोटा है वो डिपेंड करता है, तो इसमें बी बड़ा है इसलिए ये थोड़ा सा, नहीं तो ये भी सर्कल की तरह ही देखने में लगेगा, लेकिन ये डिस्टेंस हमारा बी होगा और ये डिस्टेंस ए होगा, ये डिस्टेंस ए होगा और ये डिस्टेंस बी होगा। तो ऐसा थोड़ा सा खींचा हुआ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। इलिप्स ऐसा शेप का हो सकता है, ऐसा शेप का हो सकता है, इसको बोलते हैं एलिप्स। एलिप्टिकल पाथ के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है ग्रेविटेशन चैप्टर में। और एक और होता है, अगर ये प्लस की जगह माइनस हो जाए, वो ऐसे आएगा नहीं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। फिजिक्स में ये नहीं आता इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, और इसका शेप जो होता है वो कुछ ऐसा ऐसा ओपन कर्व होता है। ये सर्कल और इलिप्स क्लोज कर्व होते हैं और ये हमारा ओपन कर्व होता है, इस तरह से ये जाता है। तो ये कभी नहीं आएगा थर्ड वाला। सिर्फ ये दो सिचुएशंस याद रखनी है, ये भी बहुत सारे बच्चों को याद होता है। ये अगर याद हो जाए तो फिर क्या बात है। आई बात समझ में? और बताइए क्या डाउट है? एक देखो, एक क्वेश्चन है, फिगर शोज ABCDEF as a regular hexagon. What is the value of AB plus AC plus AD plus AE plus AF? Okay, that is also interesting question. ये हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है, और इसकी जो नेमिंग है ABCD,
और ये हमारा सेंटर पॉइंट दिया हुआ है ओ, ठीक है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ, इस तरह से दिया हुआ है। ए बी और ए एफ, इसको ध्यान से देखो, और ए सी और ए को ध्यान से देखो। ए बी और ए एफ ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है जिनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। आई बात समझ में? पहले मैं बात कर रहा हूं ए बी एंड ए एफ की। ये दोनों वेक्टर, अगर इसका मैग्नीट्यूड मैं ए ले लूं, साइड लेंथ अगर मैं ए ले लेता हूं, तो ये सेंटर से ज्वाइन करने वाला भी जो लाइन है वो ए के बराबर होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। दो इक्वल वेक्टर्स अगर 120 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो भी इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और बीचों बीच पास करता है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट ओ ए के बराबर होगा। तो तुम सीधे सीधे ए बी प्लस ए एफ इसको ओ ए ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद ए सी और ए ई को देखो। ए सी, ये हमारा ए सी है, जस्ट वेट अ मिनट। ए सी और ए ई ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, कायदे से इनके बीच का एंगल क्या है? ये दोनों वेक्टर्स है, ये इन दोनों, ये जो ए बी और बी सी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या √3 टाइम्स ए, ये समझ आ रहा है? यस सर। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, जिससे भी निकालना हो निकाल सकते हो। ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होता है और ये √3 टाइम्स से होता है। यानी कि हमारे दो वेक्टर्स हैं ए सी एंड ए, इनके बीच का एंगल √3 टाइम्स से है। और इनके बीच का एंगल कितना है वो भी देखना होगा। तो देखो, ये एंगल हमारा 120 डिग्री है, तो ये एंगल 30 और ये एंगल 30 होगा। सिमिलरली ये एंगल 120 डिग्री है, तो ये एंगल 30 और ये एंगल 30 होगा। ये टोटल एंगल 120 डिग्री होता है। अगर ये 30 माइनस कर दें और ये 30 माइनस कर दें, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि इनके बीचों बीच जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे ही पास करेगा। दो वेक्टर अगर 60 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो वो √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर होता है। यानी कि ए सी प्लस ए ई, अगर इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअली इसका जो वेक्टर है √3 है, तो ये हो जाएगा 3a। और बेसिकली इसका डायरेक्शन ओ ए के लॉन्ग होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी प्लस ए ई इज इक्वल टू 3OA। तो 4 का एडिशन हो गया, और ए डी, ये जो वेक्टर है ये 2 टाइम्स ओ ए वेक्टर है। तो मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ ओ ए निकालना हो, जो कि हमारा दिया हुआ है
ए ओ ए वेक्टर नहीं, ए ओ वेक्टर, एक्चुअली ए ओ वेक्टर लिख लो ये हर जगह ए ओ। तो देखो फर्स्ट दो का सम ए ओ वेक्टर, ये दोनों का सम 3 ए ओ वेक्टर, और ए डी खुद 2 ए ओ के बराबर है। तो जब सबको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6, सीधे सीधे 6 टाइम्स ए ओ वेक्टर ये आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। और कोई डाउट है? ठीक है, फिर आप लोग जो बाकी के पेपर्स हैं अगर टाइम मिले तो उसको लगा लेना, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन पोस्ट इन ग्रुप, मैं उसको कोशिश करूंगा जल्दी से रिप्लाई करने का। अभी जितना ये डिस्कशन हुआ है दैट इज आल्सो अ गुड डिस्कशन, लगभग मैक्सिमम चीजें कवर हुई हैं। प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, रिलेटिव वेलोसिटी के 3-4 कॉन्सेप्ट, रेनमैन प्रॉब्लम, विंड प्रॉब्लम, तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ और पूछना याद है आप? नक्षत्रा? नहीं सर। ठीक है, फिर खुशी डाउट्स नहीं लाते आप।